दोस्तों, मैं कमल धनसोत आपके साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज फिर जुड़ रहा हूँ। आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ उसका विषय है गौर बंजारा जन समूह और राजपूत जन समूह का संबंध। तो यह जो विचार मेरे पास पहुँचे हैं, यह हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, प्राध्यापक गबरू सिंह राठौड़, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने इस विषय पे बहुत खुल के अपने विचार पेश किए हैं। तो मैं गबरू सिंह राठौड़ जी के वो विचार आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। गौर बंजारा समाज में उपरोक्त दोनों समूह के परस्पर संबंध के सिलसिले में कहीं कहीं चर्चा और विवाद भी चलते रहते हैं। कुछ गौर लोग कहते हैं कि गौर समूह का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो कुछ गौर कहते हैं कि हम राजपूत वंश के या कुल के हैं। वास्तव में दोनों समूह भारतीय हैं और दोनों मिलकर साथ साथ बड़े प्रेम के साथ रहते भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही भूमि के पुत्र हैं। किंतु दोनों समूह के कुल वंश पृथक पृथक और दोनों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका भी पृथक पृथक है। दोनों समूह साथ साथ रहते हैं और दोनों सच्चे भारतीय हैं, किंतु दोनों में रोटी व्यवहार तो है, किंतु बेटी व्यवहार नहीं है। इतना ही नहीं तो दोनों की जीवन शैली, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका पृथक होने के कारण गौर राजपूत नहीं कहला सकते और राजपूत गौर नहीं कहला सकते। यह सच्चाई है। वर्तमान लोकतंत्र में जाति, धर्म, समूह भेद संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, किंतु पृथकता के कारण जब विवाद खड़े होते हैं तब न्याय के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका ही सहायक सिद्ध होती है। विवादतम अवस्था में दोनों समूहों को न्याय मिलना अनिवार्य होता है। इसी हेतु से मैंने ऐसे चर्चात्मक एवं विवादास्पद विषय पर मेरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विचार इस लेख के द्वारा लिखने का प्रयास किया है। ईस्वी सन आरंभ होने के पश्चात भारत में ईस्वी सन 78 में विदेशी कुषाण जन समूह आया और इस समूह ने भारत पर ईस्वी सन 102 तक शासन किया। इस शक समूह के बाद विदेशी शक जन समूह भारत में आया और उसने ईस्वी सन 130 से 150 तक शासन किया। इनके पश्चात हूण नाम के विदेशी जन समूह मध्य एशिया से भारत में आया। इस हूण कबीले में पत्तिहार, परमार, चाहमान, चालुक्य, चोल अथवा सोलंकी आए और इन पांचों जनसमूह ने भारत पर ईस्वी सन 836 से 1192 तक कुल 356 साल तक राज्य किया। इस समय के राज्यकर्ताओं में प्रमुख रूप से मेहर भोज, प्रतिहार वंशी, राजा परमार भोज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का समावेश है। इसके पश्चात का राजपूतों का इतिहास मुझे ज्ञात नहीं है। इन्हीं पांचों जनसमूह ने उत्तरार्ध में अपने को राजपूत घोषित किया, ऐसा इतिहास का संदर्भ मिलता है। कहा जाता है कि उपरोक्त 5 कबीलों में से 4 कबीलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने एक यज्ञ में अग्नि संस्कार से करके इन्हें राज्यकर्ता राजा बनाया था। इन राजाओं में से संतति उत्पन्न हुई और राज करने लगी। उन्होंने ही राजाओं के पुत्र होने के कारण स्वयं को राजपूत घोषित किया था। इसका संदर्भ कर्नल जेम्स टाड के लिखे हुए राजस्थान का इतिहास भाग 1 और भारत के आदिवासियों का इतिहास, जिसके लेखक HL न्यायाधीश हैं, उसमें मिलता है। अब हम गौर बंजारा जो कि पणी जन समूह का ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास देखते हैं। गौर बंजारा समाज यह ईसा पूर्व
6500 साल पूर्व का भारत का मूल निवासी है। डॉक्टर राजेंद्र एस फुलझेले का कहना है कि इस ईसा पूर्व 6500 के लगभग कुछ लोग आज के पाकिस्तान के काशी मेहरगढ़ नामक क्षेत्र में रहते थे। वे भूमध्य समुद्र के पूर्व दक्षिण किनारे से धीरे धीरे ईरान अफगानिस्तान मार्ग से भारत में आए थे। अफगानिस्तान से वे धीरे धीरे पंजाब तक पहुंच गए और वहां पर बस्ती बनाकर राज्य भी किया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान राज्य में 2000 साल रुकने के पश्चात वे पंजाब तक पहुंचकर सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे किनारे उन्होंने पशुपालन, खेती, व्यापार किए और आज के आधुनिक नगरों के भांति उन्होंने वहां आदर्श नगर और आदर्श संस्कृति निर्माण की। यह संस्कृति ईसा पूर्व 4500 से ईसा पूर्व 2000 वर्ष की काल अवधि में विकसित होकर समृद्धि के शिखर पर पहुंच गई थी, किंतु यह संस्कृति ईसा पूर्व 1750 के लगभग नष्ट हो गई। नष्ट होने के कारण अनेक बताए जाते हैं। इसमें हमें ये लोग कौन थे, उनको और उनकी संस्कृति सभ्यता को किसने नष्ट किया, ये देखना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह संस्कृति विदेशी आक्रांता यूरेशियन आर्यों ने की, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह संस्कृति नदियों की बाढ़ों के, नदियों के जल पलायन से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, ऋतु चक्रों के बदलने से अथवा वहां के राजा एवं सामंतों के आपसी संघर्ष के कारण ईसा पूर्व 1705 के लगभग नष्ट हुई होगी। कुछ भी हो, किंतु यह संस्कृति विकसित करने वाले, समृद्ध करने वाले जनसमूहों को वेद ग्रंथों में पणी, द्रविड़, मेलुहा आदि नामों से संबोधित किया गया है। पणी, द्रविड़, मेलुहा यह भारत के मूल निवासी थे जो यहाँ ईसा पूर्व 4500 से रहते थे। बाद में ईसा पूर्व 2000 के आगे पीछे विदेशी आक्रमणकारी आर्य यहाँ आए और दोनों समूह में अनाज, पशु, महिलाएं आदि के कारण संघर्ष शुरू हुआ। मूल निवासी पणी, द्रविड़ समूह सभ्य, संस्कृत, स्वावलंबी, पशुपालन, कृषि, विश्व व्यापार करने वाले और शासक समूह था, और बाहर से आया हुआ विदेशी आर्य समूह यह असभ्य, असंस्कृत, जंगली, आकर्षक, स्वैराचारी, मांस, फलों का आहार करने वाला, लुटारू और नंगा रहता था। ऐसा इतिहासकार डॉक्टर एस.एल. सिंहदेव का मानना है। अन्न के लिए खेती का अनाज चुराना, मांसाहार के लिए पशु चुराना, यहाँ तक कि महिलाएं भी उठाकर ले जाना, घर खेती जलाना, हिंसा करना, जल स्रोत फोड़ना आदि कारणों से दोनों समूहों में सैकड़ों वर्ष युद्ध चलते रहे। मूल निवासियों के पास घोड़े एवं हथियार न होने के कारण उनकी लड़ाई में हार हुई और आन जान बचाने के लिए वे जंगल भाग गए। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये लोग नागवंशीय श्रमण सभ्यता के मातृ, कुटुंबीय और पूर्वज वंदक, प्रकृति यानी निसर्ग को मानने वाले अवर्ण समूह के वेदों में इन्हें पणी, द्रविड़ के अलावा अव्रती, अन्यव्रती, अपव्रती, आर्य, अनार्य, असुर, अहि, अरि, अनिंद्र, अदेववु, अश्रद्धान, अयजज्वन, अब्राह्मण, विष, कुर्मी आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। तात्पर्य यह है कि पणी, द्रविड़ और यूरेशियन आक्रमणकारी आर्यों की संस्कृति, जीवन शैली परस्पर पूर्णतः विरोधी थी। इन्हीं कारणों से भी आर्य अनार्यों में संघर्ष हुआ था और अनार्य पणी द्रविड़ों का पतन हुआ था। उत्तर वेद काल में यानी पौराणिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें दैत्य, दानव, दास, दस्यु, शैतान, निशाचर, राक्षस, नरमांस भक्षक, विचित्र, अंगड़, बम्ब, लोभी, पाखंडी, कंजूस, मायावी, यक्ष आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। मूल रूप में वे पणी द्रविड़ ही थे। तथागत बुद्ध के शासन काल में यह
समुद्र, वज्जी, तक्षक, सार्तभा, वैदेही आदि नामों से पहचाना जाता था। ईसवी सन के पश्चात यह पणि, द्रविड़ समूह खासी, टका, टाक, तक्षक, कनेत, कंटक, करकोटा, वहिका, बहिका, मद्र, कुनेत, कुनिंद, औंदर, पौंदर आदि नामों से भी संबोधित किया गया। इसके प्रमाण डॉक्टर नवल वियोगी की रचनाओं में मिलते हैं। मुगल मुस्लिम शासन काल में यह पणि द्रविड़ जन समूह बंजारा, वंजारा, लंबाड़ा, बाजीगर, लमाना, लभाना आदि नामों से संबोधित किया गया। भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ कवि कलश लिखित राजतरंगिणी में बताया गया है कि बंजारा लुबानों ने कश्मीर में डोम, डूमरा और दुमरा आदि के नाम से राजा एवं सामंतों के रूप में 800 शताब्दी से 1884 तक 1100 से 1200 साल तक शासन किया है। 1885 में उन्होंने अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। मतलब वेद काल में पणि, द्रविड़ नाम से संबोधित किए जाने वाला समूह वेद काल से लेकर मुगल मुस्लिम राजपूत शासन काल तक समय समय पर अपने समूह के नाम बदलकर सैकड़ों नामों से भी अधिक नामों से ज्यादा संबोधित किया गया। सिंधु संस्कृति से लेकर आज तक का समय काल लगभग 9000 साल का है। इतनी लंबी अवधि में पणि, द्रविड़ समूह लगभग 150 नामों से संबोधित किया गया है और यह स्वाभाविक भी है। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर श्री सरदार, डॉक्टर नवल वियोगी, एडवोकेट देशमुख, डॉक्टर प्रणय चाटसे, डॉक्टर नीरज सालुंके, डॉक्टर राजेंद्र फुलझेले, डॉक्टर सपन कुमार विश्वास आदि लेखकों ने उनकी रचनाओं में सिंधु कालीन पणि और द्रविड़ों को आज के बंजारा, वंजारा, लंबाड़ा, लुबाना, लभानी, बाजीगर आदि कहा है। पणि, द्रविड़ और विदेशी आर्य परस्परों के कट्टर शत्रु थे। इसी कारण आर्यों ने सत्ता में आते ही पणि, द्रविड़ों का पूरा इतिहास नष्ट करके उनकी पहचान मिटाने का प्रयास किया है। संशोधकों को इस दिशा में खोज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि पणि, द्रविड़, गोर, बंजारा समूह का 8 से 9000 साल का लंबा इतिहास है। इतने लंबे समय में पणि, द्रविड़, गोर समूह सिंधु संस्कृति के काल में ही शासक था। जब उनका आर्यों के साथ हुए संघर्ष में पराभव पतन हुआ तो वे अपनी सुरक्षा के लिए देश की चारों दिशाओं में फैल गए। तब से वे शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, संरक्षण और सुख साधनों से तथागत बुद्ध की क्रांति तक वंचित रहे। बुद्ध के समय में वे वज्जी गण महासंघ के रूप में उभर आए और विभिन्न नामों से सुरक्षित रहकर शासक भी बने रहे। हो सकता है राजा सम्राट अशोक के शासन में ही यह पणि समूह शासक रहा हो, किंतु मुगल मुस्लिम पेशवाई के काल में वह और जंगलों में चला गया होगा, क्योंकि उपरोक्त शासकों के शासन काल में उन पर अन्याय, अत्याचार, असुरक्षितता बढ़ गई होगी। अतः उन्होंने ग्राम नगरों से दूर जंगलों में ही रहना पसंद किया होगा। यह तो सभी की अनुभव की बात है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के पूर्व यह समूह 99% गांव नगरों से दूर पहाड़ी पर्वतों के तलहटी गोद में एवं शिखरों पर रहता है, जहां कोई नागरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज बंजारा या गोर माने जाने वाले जनसमूह का इतिहास 7000 से 8000 तक का पुराना है। यदि आज मेहरगढ़ एवं सिंधु सभ्यता से भी काल गणना ना की जाए और बुद्ध काल से भी काल गणना की गई तो भी पणि गोर समूह 2500 साल पुराना है। राजपूत माने जाने वाले हूण कबीलों का भारत में आगमन ईसवी सन के पश्चात 9वीं शताब्दी में हुआ है। हूण कबीले राजपूतों ने प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, चोल और गहलोत का ईसवी सन 836 से ईसवी सन 1192 तक यानी 356 वर्ष तक राज्य किया था। राजपूत राजाओं ने हिंदू ब्राह्मणी संस्कृति का समर्थन किया था, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही राजपूतों का एक पर्वत पर यज्ञ के माध्यम से हिरण्यगर्भ नामक संस्कार से उत्पत्ति की थी।
इस उत्पत्ति के पश्चात ब्राह्मणों ने उपरोक्त हूण कबीले, बाद में राजपूत संबोधित किए गए समूहों को राजा बनाया था। पणी गौर समूह मात्र ब्राह्मण समर्थक नहीं थे, इसी कारण पणियों की हार हुई थी और वे अपनी पहचान बदलकर शासन कर रहे थे, क्योंकि आर्य और ब्राह्मण पणी समूह के परस्पर कट्टर शत्रु थे। इसी काल में पणी समूह छद्म वेश में नाम बदलकर कश्मीर और अन्य क्षेत्र में सत्ता में थे। संदर्भ कवि कलश लिखित राजतरंगिणी रचना पढ़ें, साथ ही डॉक्टर नवल योगी की सभी रचनाएं पढ़ें। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि पणी गौर बंजारा समूह का इतिहास मेहरगढ़ से आज तक का लगभग 8 से 9,000 साल पुराना और बुद्ध काल से 2500 साल का पुराना इतिहास है। इसके विपरीत राजपूतों का इतिहास ईस्वी सन 800 के बाद का और केवल 356 साल का इतिहास पाया जाता है। ऐसी अवस्था में आर्य विरोधक पणी समूह और आर्य समर्थक राजपूत समूह दोनों एक कैसे हो सकते हैं? वास्तव में दोनों समूह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अलग अलग हैं। राजपूत पूर्व पणी गौर समूह शत्रु से ब्राह्मणों से नाम छुपाकर अन्य नामों से देश के कुछ हिस्से में शासक थे, किंतु बाद में ब्राह्मण आर्य समर्थक राजपूत ब्राह्मणों द्वारा शासक बनाए गए। दोनों समूहों का शासनकाल लगभग समान है, किंतु मुगलों का सामना करते समय यह दोनों समूह आर्यों को अपनी पहचान नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि दोनों परस्पर शत्रु थे। किंतु राजपूत गौर दोनों मित्र बन चुके थे, अतः राजपूत भी गौर लोगों की पहचान आर्य ब्राह्मणों को ना होना इस प्रयास में रहे होंगे। इसके लिए राजपूतों ने गौर बंजारों को अपने खुद के कुलवंश के नाम देकर सेना में समाहित कर लिया होगा, क्योंकि गौर बंजारा स्वाभिमानी, ईमानदार, लड़ाकू और बहादुर कौम थी। गौर या ग्वारों में राजपूत शासन के पूर्व राठौड़, चौहान, पवार, परमार, तंवर, यादव, जादव कुलवंश नहीं थे। आगे राजपूतों का शासन खत्म हो गया, किंतु गौर या ग्वारों के कुलवंश नाम जैसे के तैसे बने रहे हैं। गौर या ग्वारों के कुलवंश के नाम वास्तव में भूकिया, लावड़िया, धर्मसोत, वर्तिया, आमगोत, बिंजरावत, बाणोत आदि हैं, किंतु मजबूरी के कारण और आर्य ब्राह्मणों से बचकर रहने की आवश्यकता होने के कारण आज तक राजपूतों के कुलवंशी नाम कायम हैं। अब सवाल ये उठता है कि पणी ग्वार या गौर समाज राजपूत वंशी गोरा, बादल, रैमल, जैमल, फत्ता, आला, उदल, राजा भोज को गौर या ग्वार क्यों मानते हैं, उनका गुणगान क्यों करती हैं? इसका कारण यह है कि राजपूत राजाओं ने मुगलों का सामना करने के लिए शासक ग्वार या गौर को उनके कुल नाम राठौड़, चौहान, पवार, तंवर, तुरीय देकर उनके साथ जोड़ लिया था। गौर बंजारा या ग्वार उसी समय मुगल और ब्राह्मणों से बचने के लिए अन्य नामों से अन्य क्षेत्रों में राजा थे। शत्रु का मित्र वह हमारा मित्र, इस हेतु से ब्राह्मण मुगलों के न्याय से बचने के लिए अज्ञात रूप से गौर बंजारा राजपूतों के साथ जुड़े हुए थे, किंतु लंबे समय तक उनके साथ सैनिक, सेनापति, मंत्री आदि बनकर रहने के कारण राजपूत ही कहने समझने लगे होंगे। यही कारण हो सकता है, अन्यथा गौर या ग्वारों का राजपूतों के साथ ना ऐतिहासिक और ना सांस्कृतिक और ना बेटी व्यवहार था और ना आज भी है। इतना ही नहीं तो गौर या ग्वारों की बोली, भाषा, वेशभूषा, अलंकार, निवास स्थान और रक्त संबंधों के रीति रिवाजों में भी कहीं समानता दिखाई नहीं देती। फिर गौर समूह खुद के गौर समझने के स्थान पर राजपूत क्यों समझता है? मुझे तो यह जबरदस्ती की ही घूसखोरी दिखाई देती है। वैसे तो मैं अंतर जातीय, अंतर धर्मीय विवाह का समर्थक हूँ। बिगड़ते हुए समाजों को देखते हुए वर्तमान समय में किसी भी समूह के साथ खान पान, वेशभूषा, अलंकार, बोली, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए शादी विवाह हो और सब मिलजुल कर रहें, यह मैं चाहता हूँ। किसी
शायर ने कहा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें आपस में शादी, कहीं भी झगड़ा ना होगा और ना होगी भारत की बर्बादी। किंतु इतिहास तोड़ मरोड़ कर अथवा झूठा विकृत ना लिखा जाना चाहिए, ऐसी मेरी भावना और धारणा भी है। सच्चाई सबके सामने होना चाहिए और बदलते समय के अनुसार हमें सभी को मानवता नियमों का पालन करना चाहिए। यही मानव समूह का परम कर्तव्य है। गौर या ग्वार और राजपूत समाज अन्यायी मुगलों का सामना करने के लिए साथ में लड़े होंगे और दोनों ने मिलकर शत्रु का और मुसीबतों का सामना किया होगा। इस कारण वे एक परिवार के जैसे रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौर या ग्वार समाज तो घुमंतु था और शत्रु से सुरक्षा पाने के लिए छद्म यानी छुपे वेश में और छुपे रूप में शासक भी था। शासक कम और टांडा बस्ती बड़ी थी। हर एक टांडा बस्ती का प्रमुख नायक था और अनेक तांडों का भी एक महानायक था। इन नायक महानायकों का और राजा भोज का राजपूतों का बार बार किसी न किसी कारणवश संबंध आते होंगे। किसी कार्यक्रम के निमित्त से राजा भोज भी टांडों में आता या बुलाया जाता होगा। ऐसे समय में राजा भोज गौर समाज को संकट के समय बड़ा आधार या न्याय देता रहा होगा। इसी राजा भोज के महान न्याय और समतापूर्ण कार्य एवं सेवा के कारण राजा भोज सभी का प्रिय रहा होगा। जो राजा जनता का प्रिय होता है, न्याय देता है, ऐसे राजा का जनता के द्वारा गुण और गीत गाए जाना स्वाभाविक है। आज भी पृथक पृथक समाज समूह होने पर भी न्यायी राजा या मंत्री का गुण गाया जाता है। इसी सत्यता के आधार पर गौर समूह राजा भोज और राजपूतों के गुण गाते रहे होंगे, यह भी स्वाभाविक बात है। किंतु राजपूत और गौर या ग्वार समूह ये दोनों अलग अलग समूह हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। इसमें और भी एक सच्चाई ये है कि राजपूत हिंदू धर्म समर्थक थे और गौर या ग्वार समूह यह धर्म निरपेक्ष था। फिर भी दोनों उस समय भाईचारे के साथ कैसे रहे, यह एक संशोधनीय बात है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का संहार करने के बाद अग्नि संस्कार के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति की और लंबे समय तक वे राजा बने रहे। अतः उनकी संतति बाद में राजाओं के पुत्यानी पुत्र होने के कारण राजपूत कहलाने लगे, ऐसा इतिहास है। कवि कलश लिखित राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार गौर या ग्वार भी शासक वर्ग था। इसके प्रमाण डॉक्टर नवल वियोगी की रचनाओं में जानकारी मिलती है। किंतु वे राजपूत नहीं कहलाए क्योंकि गौर या ग्वार समूह प्रमुख वज्जीगण संघ के अंतर्गत अनेक शाखा और उप शाखाओं में विभाजित था। डॉक्टर नवल वियोगी लिखित बाद के हड़प्पाइयों का इतिहास इस ग्रंथ में इसकी विस्तार से जानकारी उपलब्ध है। आज के बंजारा समूह को गौर नाम से तथागत बुद्ध पूर्व से संबोधित किया जाता रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गौर या ग्वार वर्तमान समय में शासकीय दफ्तरों में बंजारा या और कई नामों से पहचाना जाता है, तो भी वह स्वयं को निजी समाज को गौर नाम से ही पहचान देता है। गो इस अक्षर से और भी अनेक समूह संबोधे जाते हैं। इन समूहों की गो इस अक्षर की शुरुआत क्या है, यह भी अध्ययन का विषय है। किंतु गौर नाम के सदृश गोसावी, गोपाल, गोलहार, गोरखा, गोंड, गोंदली, गोवारी, गारी, गाराड़ी आदि नामों के घुमंतु समूह अस्तित्व में हैं। यह सभी गौर बंजारा या ग्वार परिवार के ही हो सकते हैं, क्योंकि सभी जन समूह की जीवन शैली मिली जुली दिखाई देती है। भील, लभाना, पारदी, गाड़ी लोहार, शिकलीगर, वाघरी, कोल्टी और अन्य घुमंतु समूह इसी परिवार के हो सकते हैं। किंतु उपरोक्त सभी समूहों की जीवन शैली और समस्याओं में समान और बोली भाषा कुछ सीमा तक मिला जुला दिखाई देता है। अब हम अंत में देखेंगे कि गौर समाज राजा भोज के अलावा और समकालीन बहुत से राजपूत गौरवंशी थे, ऐसा अपप्रचार करते रहते हैं। उनको प्रमाण के साथ सच्चा इतिहास ज्ञात हो, इस हेतु से राजपूतों ने कुछ योद्धाओं की
थोड़ी विस्तार से जानकारी निम्न प्रकार की देना चाहता हूँ। स्कॉटलैंड निवासी कर्नल जेम्स टॉड ने उनकी राजस्थान का इतिहास भाग 1 में अध्याय क्रम 15 में गोरा और बादल के साथ ही रानी पद्मिनी की बहुत ही विस्तार से मालूमात दी है। अध्याय क्रम 17 और 19 में रायमल और जयमल फत्ता की जानकारी दी है। अध्याय क्रम 29 में आला उदल की मालूमात पन्ना क्रम 336 से 341 तक है। गोरा, बादल, पद्मिनी, रूपमती की जानकारी पन्ना क्रम 132 पर है। रायमल, जयमल और फत्ता की जानकारी पन्ना क्रम 148 से 173 तक है। प्रतिहार वंशीय राजा मेहर भोज, इसे मेहर कुल भोज भी कहा जाता था। परमार वंशीय राजा भोज की मालूमात दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश और इतिहासकार नच लाल ने उनकी रचना भारत के आदिवासियों का इतिहास में मेहर कुल भोज की मालूमात पन्ना क्रम 148 और 194 पर, साथ ही परमार भोज की मालूमात पन्ना क्रम 234 से आगे दी हुई है। मेहर कुल भोज का शासनकाल ईस्वी सन 836 से 885 माना गया है। राजा परमार भोज का शासनकाल 1000 से 1055 तक माना जाता है। दोनों राजाओं के शासनकाल की दूरी 164 वर्षों की है। ये दोनों भी राजा हूण कबीलों के 5 कबीलों में से एक प्रतिहार वंशीय और दूसरा परमार वंशीय माना जाता है। इन 5 कबीलों में गहलोत को छोड़कर शेष प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य या चोल, सोलंकी को ब्राह्मणों ने उत्तरी क्षेत्र में अबू पर्वत पर यज्ञ करके हिरण्यगर्भ तथा अग्नि संस्कार के द्वारा क्षत्रिय की उपाधि देकर राज्यकर्ता बनाया था। और यह भी ईसा की 8वीं सदी के बाद इसका इतिहास साक्षी है। गहलोत या गहिलोत राजपूत वंश को कुछ लोग गौड़, गौर, गोर आदि नामों से भी संबोधित करते हैं, किंतु उनको गोर बंजारा समाज से संबंधित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गोर या ग्वार समूह का अस्तित्व सिंधु संस्कृति से भी पूर्व का, यानी मेहरगढ़ संस्कृति से और उसके भी पूर्व भूमध्य समुद्र किनारे के रहवासियों के रूप में माना जाता है। दूसरा महत्व का फर्क राजपूत समूह हूणवंशीय और ईस्वी सन 800 के पश्चात का और गोर या ग्वार समूह, यह नाग, द्रविड़, श्रमण वंशीय, साथ ही मातृ प्रधान परिवार का माना जाता है। इनकी जीवन पद्धति धाटी मानी जाती है, जबकि राजपूत समूह हिंदू धर्मीय माना जाता है। आज के माहौल में गोर बंजारों का भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदूकरण हो चुका है। इस सत्य को भी नकारा नहीं जाता, किंतु यह धर्मीय परिवर्तन अज्ञान, मजबूरी एवं मार्गदर्शकों के अभाव में हुआ है। इस सत्य को भी मानना पड़ेगा। राजपूतों का या हूणों का आगमन भारत में मध्य एशिया से माना गया है और गोर बंजारों का आगमन मात्र भूमध्य सागर के किनारे से इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान मार्ग से भारत में आए हैं और पूरे देश में फैल गए, ऐसा डॉक्टर नवल वियोगी का मानना है। सिंधु संस्कृति के समय में इंद्र का लड़ाई में सामना करने वाला प्रमुख पणी गोर समूह ही था, ऐसा मूल वेद ग्रंथ में बताया गया है। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों के ग्रंथों में पाया जाता है। तथागत बुद्ध के समय में 3 प्रमुख गण संघ और उनके अनेक उपसंघ एवं उपशाखाएं डॉक्टर नवल वियोगी ने बताई हैं। 3 प्रमुख गण संघों में कोलिय, शाक्य और वज्जी गण संघ का समावेश है। कोलिय गण संघ यह बुनकर और तथागत बुद्ध का ससुराल था। शाक्य गण संघ यह बुद्ध का गण संघ था और यह कृषक संघ माना जाता था। यह शाक्य गण वज्जी महागण संघ का ही एक हिस्सा था, ऐसा डॉक्टर नवल वियोगी का मानना है। वज्जी महागण संघ की अनेक शाखाएं हैं और वे शिल्पक, व्यापार के साथ कृषक, पशुपालक और मालवाहक भी माने जाते थे। इनकी शाखाओं में लोहरा, गोकुंदा, करकोटक, तक्षक और नागपाल नामक गण संघ भी थे। भारत के प्रथम इतिहासकार कवि कलश ने उनकी राजतरंगिणी नामक रचना में बताया है कि इन 4 गण संघों ने कश्मीर में और परिक्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है।
इन सभी गण संघों में ही गौर बंजारा जन समूह के कुछ पद चिन्ह दिखाई देते हैं। गौर या ग्वार समाज के इतिहास के खोज के लिए डॉक्टर नवल योगी की सभी रचनाएं बहुत उपयुक्त हो सकती हैं। इनके अलावा डॉक्टर श्री सदार इतिहासकार देशमुख, डॉक्टर प्रताप चाटसे, डॉक्टर एस.जी. फुलझेले, डॉक्टर सपन कुमार बिस्वास, डॉक्टर नीरज सालुंके आदि इतिहासकारों की रचनाओं का अध्ययन भी इतिहास शोधकर्ताओं को करना चाहिए। इतिहास में एक और राजा शशांक के विषय में गौर बंजारा होने की चर्चा दिखाई देती है। वास्तव में राजा शशांक यह राजा हर्ष के समकालीन राजा था। उन्होंने अनेक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर निर्माण का प्रोत्साहन दिया था क्योंकि वह ब्राह्मण राजा था। शशांक शब्द का अर्थ खरगोश होता है। शशि शब्द का अर्थ चांद होता है। चांद को सोम नाम से भी संबोधा जाता है। गौर बंजारा जनसमूह में सोमली स्त्री का और सोमला यह पुरुष का नाम प्रचलित है। अन्य समाज में यह नाम नहीं पाए जाते। प्राचीन गौर बंजारों के स्त्री पुरुषों के नाम अन्य समाज में नहीं के बराबर हैं। राजा शशांक भी कभी कभी सोम नाम से संबोधा जाता था। इसी गौर बंजारा नाम सदृश्यता के कारण कुछ गौर विचारवंत राजा शशांक को गौर मानते हैं, किंतु यह मानना बिल्कुल निराधार है क्योंकि गौर समाज यह प्राचीन समय से पशुपालन और गुमंतु व्यापारी होने के कारण कभी भी किसी मंदिर का निर्माण नहीं करता था। कुल मिलाकर गौर या ग्वार समाज ने गौर मानते हैं वे गोरा, बादल, जयमल, फत्ता, रानी पद्मिनी, रायमल, आला, उदल, राजा भोज, राजा शशांक, इनमें कोई भी गौर या ग्वार नहीं है। सबके सब हूण राजपूत वंशीय राजा, सेनापति और परस्परों के रिश्तेदार हैं। गौर बंजारा जनसमूह का या ग्वार जनसमूह का इनके साथ भाईचारा, मित्रता और राजकीय क्षेत्र में सहयोगी के अलावा वांशिक, सांस्कृतिक और रक्त संबंधी कोई संबंध नहीं था। गौर या ग्वार जनसमूह की प्रथम से ही धाटी जीवन शैली थी जो आज भी है। दोनों की वैचारिक और सांस्कृतिक भूमिका यह पूर्व पश्चिम दिशा के भांति है, फिर भी मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ सत्य है यह बताने का प्रयास मैंने किया है। कोई इसे माने या ना माने, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने प्रमाण के साथ बताया है। प्रमाण ढूंढना यह आपका काम है और मानना ना मानना यह भी आप सभी की इच्छा विचारों पर आधारित है। तो ये विचार प्राध्यापक गबरू सिंह राठौड़ महाराष्ट्र ने प्रकट किए हैं, जो मैंने आपके सामने हूबहू पेश किए हैं। तो रही बात हमारी, मेरा पर्सनल जो विचार इनके जो लेख में दिया गया है, कई चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ और वो आने वाले समय में आपके साथ मैं साझा करूँगा। जो भी विचार गबरू सिंह राठौड़ जी ने रखे हैं वो एक लाइन तो क्लियर करते हैं कि जो गौर समाज है या ग्वार समाज है वो राजपूत लोग हैं, इनसे हमारा कैसे डिफरेंस बनता है वो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में राय बाद में व्यक्त करेंगे। तो ये जो एक विचार गौर समाज का और राजपूत समाज का आपस में संबंध, उसके बारे में गबरू सिंह राठौड़ जी ने आपके सामने अपने विचार दिए थे, उनको मैंने पेश किया है। तो आशा है आप मेरे इस प्रयत्न को पसंद करेंगे और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को, जो कमल धर्मसूत्र नाम से है, उसको आप लाइक करें और अपने जो पेज हैं, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप के पेज है, उनमें शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।